एक शिनिगामी का डेथ नोट अचानक गायब हो जाता है। अब उसे पता नहीं होता कि उसकी नोटबुक इंसानों की दुनिया में कहाँ चली गई है और यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। दूसरी तरफ 13 साल की कगामी स्कूल से घर जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में एक ब्लैक नोटबुक दिखाई देती है। नोटबुक पर लिखा होता है डेथ नोट। उसे समझ नहीं आता कि ये आखिर किस चीज़ की नोटबुक है। कगामी नोटबुक को अपने घर ले आती है। उसे लगता है कि शायद ये एक खाली डायरी है। वो इसमें अपनी डेली बातें लिखने का सोचती है, लेकिन उसे अभी नहीं पता होता कि इस नोटबुक में कुछ ऐसा है जो किसी की जान ले सकता है। कागामी अपनी डायरी में स्कूल के बुलीज के बारे में लिखती है। उसे लगता है कि नोटबुक में लिखने से शायद उसका मन हल्का हो जाएगा। अगले दिन टीचर क्लास में एक सैड अनाउंसमेंट करता है। वो बताता है कि सुजुकी और तनाका की अचानक मौत हो गई है। दोनों की मौत हार्ट अटैक से हुई होती है। कागामी ये सुनकर शॉक हो जाती है, क्योंकि ये वही दो लड़के होते हैं जिनके नाम उसने पिछली रात लिखे थे। अब कागामी को समझ नहीं आता कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या कुछ और। एक ही समय पर दो बुलीज की मौत होना उसे बहुत क्रीपी लगता है। धीरे धीरे उसे शक होने लगता है कि शायद इसका कनेक्शन उसी नोटबुक से है, और वो दोबारा चेक करने लगती है। कागामी नोटबुक के रूल्स पढ़ती है। वहाँ साफ लिखा होता है कि ये एक डेथ नोट है, यानी इसमें किसी इंसान का नाम लिखने पर उसकी मौत हो सकती है। कागामी को यकीन नहीं होता कि उसके हाथ में सच में ऐसी नोटबुक है। स्कूल में हर कोई उन दोनों की मौत की बात कर रहा होता है। सबको लगता है कि ये बहुत स्ट्रेंज घटना है, लेकिन कागामी अब जान चुकी होती है कि ये कोई नॉर्मल कोइंसिडेंस नहीं है। उसे एहसास हो जाता है कि डेथ नोट सच में काम करती है। कागामी घबराकर जल्दी घर जाने लगती है। उसे डर होता है कि अगर उसकी माँ को ये नोटबुक मिल गई तो सब कुछ पता चल जाएगा। रास्ते में उसे पुलिस भी दिखाई देती है। अब उसे डर लगने लगता है कि कहीं पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कर रही। घर पहुंचते ही कागामी को डेथ नोट मिल जाती है, लेकिन तभी उसके सामने अचानक एक डरावना शिनिगामी आ जाता है। कागामी उसे देखकर बुरी तरह डर जाती है। शिनिगामी अपना नाम ryukyu बताता है और कहता है कि वो शिनिगामी वर्ल्ड से आया है। वो ही इससे आते जाता है, डेथ नोट का असली ओनर है। अब कागामी को पता चल जाता है कि उसकी ज़िंदगी पहले जैसी नॉर्मल नहीं रहने वाली। तारो के हाथ में वही मिस्टीरियस नोटबुक है। वो उसे वापस करना चाहता है, लेकिन शिनिगामी उसे समझाता है कि अगर उसके पास ये नोटबुक है तो वो किसी की भी लाइफ ख़त्म कर सकता है। तारो कहता है कि उसे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन शिनिगामी हंसते हुए पूछता है, क्या तुम सच में इसे वापस करना चाहते हो? तभी तारो की माँ घर आ जाती है। तारो तुरंत डर जाता है। माँ बताती है कि पुलिस तारो से कुछ सवाल पूछना चाहती है। तारो समझ जाता है कि मामला अब सीरियस हो रहा है। कुछ देर बाद दो आदमी तारो के घर आते हैं। वो खुद को पुलिस इंस्पेक्टर्स बताते हैं। तारो उनसे पूछता है कि वो सच में पुलिस वाले हैं या नहीं। एक आदमी अपना पुलिस बैज दिखाता है, लेकिन तारो अभी भी पूरी तरह कन्विंस नहीं होता। इंस्पेक्टर अपना आईडी कार्ड दिखाता है। वो तारो की माँ से कहता है कि वो पुलिस में काम करता है। माँ थोड़ी काम हो जाती है। वो बताती है कि तारो के 5 क्लासमेट्स अचानक मर गए हैं। इंस्पेक्टर बताता है कि सभी बच्चों की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। इंस्पेक्टर कहता है कि अगर नोटबुक में डेथ का कारण नहीं लिखा जाए तो विक्टिम्स हार्ट अटैक से मरते हैं। ये सुनकर तारो और भी नर्वस हो जाता है। तारो छोड़कर दोनों इंस्पेक्टर्स बाहर निकल जाते हैं। बाहर जाकर एक इंस्पेक्टर तारो के बारे में पूछता है। उसे लगता है कि तारो बाकी बच्चों जैसा नहीं था। वो बहुत नर्वस था और पुलिस का नाम सुनकर उसका रिएक्शन भी स्ट्रेंज था। अब इंस्पेक्टर्स को तारो पर शक होने लगता है। अब दोनों ऑफिसर्स इस पूरे मामले पर बात करते हैं। दूसरा ऑफिसर कहता है कि अगर ये मर्डर है तो इसे प्रूव करना आसान नहीं होगा, लेकिन वो ये भी कहता है कि डिटेक्टिव की जॉब में ऐसे मुश्किल केसेस आते रहते हैं। इसके बाद दोनों ऑफिसर्स एक पुराने केस की इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं। पुराने न्यूज़पेपर में खबर छपी है कि टाकारा बैंक की यामाशिता ब्रांच बंद हो गई। सबसे शॉकिंग बात यह है कि ब्रांच मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर दोनों की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। अब इंस्पेक्टर को एक बड़ा कनेक्शन दिखाई देता है। वो कहता है कि इस पुराने केस में भी लोग एक साथ हार्ट अटैक से मरे थे, लेकिन सिर्फ बैंक एम्प्लॉयज़ ही नहीं। बाद में पता चला कि उस बैंक के एक एम्प्लॉय से जुड़े कई लोगों की भी अनयूजुअल डेथ्स हुई थी। अब इंस्पेक्टर को लगने लगता है कि शायद इन सारे केसेस के पीछे एक ही व्यक्ति है, और यहीं से इन्वेस्टिगेशन और ज़्यादा सीरियस हो जाती है।
इंस्पेक्टर टकागी को अब शक होने लगता है कि इस केस में कुछ बड़ा कनेक्शन है। उसे लगता है कि अगर बैंक केस और क्लासरूम में हुई एक्सीडेंटल डेथ्स का कनेक्शन एक ही है तो शायद कोई इंसान लोगों की मौत को कंट्रोल कर रहा है। टकागी के सामने एक डेंजरस पॉसिबिलिटी आती है, शायद कोई सिर्फ सोचकर भी किसी को मार सकता है। वो आदमी तकागी से एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछता है। वो कहता है कि अगर किसी इंसान के पास सिर्फ सोचने से लोगों को मारने की एबिलिटी हो तो वो क्या करेगा। ताकागी पहले इस बात को मजाक जैसा लेता है। उसे लगता है कि ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन सामने वाला आदमी अपनी बात को और सीरियस कर देता है। ताकागी कहता है कि अगर उसके पास ऐसी पावर होती तो शायद वो अपने रास्ते में आने वाले लोगों को ख़त्म कर देता। लेकिन तभी उसे एक और डरावना थॉट आता है। अगर लोग उसे सस्पेक्ट करने लगे तो वो उन लोगों को भी मार सकता है। यानी ऐसी पावर मिलने के बाद इंसान के लिए हत्या रोकना बहुत मुश्किल हो सकता है। ताकागी के दिमाग में एक और पॉसिबिलिटी आती है। अगर किसी के पास लोगों को मारने की पावर है तो वो सिर्फ क्रिमिनल्स को ही नहीं मारेगा, वो उन लोगों को भी टारगेट कर सकता है जिन्हें वो दुनिया के लिए गलत समझता है। यानी कोई इंसान खुद को जज समझकर लोगों की ज़िंदगी और मौत का फैसला करने लगे। ताकागी इस थॉट से परेशान हो जाता है। अब उसे समझ आने लगता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल मर्डर केस नहीं है। दूसरी तरफ एक लड़की के सामने एक स्ट्रेंज क्रीचर दिखाई देता है। वो उसे समझाता है कि दुनिया को बदलने की चाह रखने वाले इंसान अक्सर बहुत डेंजरस डिसीजंस लेते हैं। लड़की अभी भी अपने हाथ में नोटबुक को टाइटली पकड़े हुए है। वो नोटबुक कोई नॉर्मल नोटबुक नहीं है। अब क्रीचर उसे डेथ नोट की असली पावर और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में समझाने लगता है। क्रीचर लड़की से पूछता है कि वो नोटबुक को इतनी मजबूती से क्यों पकड़े हुए है। लड़की पीसफुल वर्ल्ड की बात करती है, लेकिन उसके हाथ में जो नोटबुक है वही लोगों की जान लेने की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। फिर डेथ नोट के रूल सामने आते हैं। इस नोटबुक में किसी इंसान का नाम लिखने से उसकी डेथ हो सकती है। अब स्टोरी वापस नोटबुक की पावर पर आती है। अब लड़की को एक और शॉकिंग बात पता चलती है। अगर डेथ नोट में लिखा हुआ नाम मिटा दिया जाए तो कुछ कंडीशन में मरा हुआ इंसान वापस जिंदा हो सकता है। इसीलिए उसके सामने डेथ इरेजर आता है। लड़की समझ जाती है कि शायद अपनी की हुई किलिंग्स को रिवर्स करने का एक रास्ता है। अब वो इस इरेजर को इस्तेमाल करके पहले मारे गए लोगों को वापस लाने की कोशिश करने वाली है। उधर इंस्पेक्टर टाकागी को अचानक शॉकिंग खबर मिलती है। जिन 5 स्टूडेंट्स की डेथ हुई थी वो दोबारा जिंदा हो गए हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि पांचों एक ही समय के आसपास वापस आते हैं और पूरी तरह हेल्दी होते हैं। तकागी को अब यकीन हो जाता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। अब तकागी और बाकी ऑफिसर्स उन बच्चों से पूछताछ करने के बाद एक स्टूडेंट से पूछताछ के दौरान लड़की भी वहां मौजूद रहती है। वो सब कुछ ध्यान से सुन रही है, क्योंकि अगर इन बच्चों ने कुछ ऐसा देख लिया है जिससे डेथ नोट का सीक्रेट सामने आ सकता है तो उसके लिए सिचुएशन बहुत डेंजरस हो सकती है। अब इन्वेस्टिगेशन और डेंजरस होने वाली है, क्योंकि ताकागी इन पांचों बच्चों के बयान से उस इंसान तक पहुंचने की कोशिश करेगा जिसने उनकी मौत और फिर वापसी के पीछे ये पूरी घटना शुरू की है। अब इस घटना के बाद पूरा स्कूल हिल जाता है। एक साथ 5 स्टूडेंट्स और 2 डिटेक्टिव्स की मौत हो जाती है। सबकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जाता है। इसी वजह से स्कूल को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है, लेकिन लड़की को पता है कि इसके पीछे उस डेथ नोट का हाथ है। अगले दिन लड़की रियूक को बताती है कि उसने नोटबुक को छुआ तक नहीं है। वो नोटबुक तभी से ड्रॉअर में रखी हुई है, लेकिन बाहर सिचुएशन और भी सीरियस हो चुकी है। न्यूज़पेपर में भी 5 स्टूडेंट्स और 2 डिटेक्टिव्स की मौत की खबर छप जाती है। पुलिस अब इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करने वाली है। टीवी पर भी इस मिस्ट्री की चर्चा शुरू हो जाती है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कई डेंजरस क्रिमिनल्स एक के बाद एक मर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि सबकी मौत हार्ट अटैक से हो रही है। लड़की और रियुक ये सब सुनते हैं। उन्हें लगता है कि शायद एक और डेथ नोट लोगों के हाथ लग चुका है। अब लड़की सीधे रियुक से पूछती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तब रियुक सच बता देता है। वो कहता है कि उसने एक और डेथ नोट नीचे गिराया था। यानी अब सिर्फ एक नोटबुक नहीं है, एक और इंसान डेथ नोट का इस्तेमाल कर रहा है। टीवी पर एक मिस्ट्री ऑथर इस केस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। वो बताता है कि क्रिमिनल्स की मौत का ये पैटर्न सबसे पहले एक स्कूल से शुरू हुआ था। अब शक होने लगता है कि डेथ नोट इस्तेमाल करने वाला शायद कोई स्टूडेंट। वो ये भी सोचता है कि शायद वो कोई ऐसा बॉय है जिसके पास स्पेशल पावर्स हैं। र्यूक पूछता है कि आखिर बॉय ही क्यों। अचानक लड़की को एक बात समझ आती है। वो कहती है कि उसे पता चल गया है कि दूसरे डेथ नोट वाला कौन है। वो तुरंत वहां से भागने लगती है। रियुक भी उसके पीछे जाता है।
अब लड़की सीधे उस इंसान तक पहुंचना चाहती है जो दूसरी नोटबुक का इस्तेमाल कर रहा है। अब लड़की तेजी से नोटबुक में नाम लिखना शुरू कर देती है। वो चाहती है कि उसके सामने मौजूद सारे डेंजरस लोग मर जाएं, लेकिन तभी टीवी पर फिर से टेक्निकल प्रॉब्लम दिखाई देती है। लड़की को समझ आता है कि अब समय बहुत कम है। म्यूरा भी डेथ नोट का इस्तेमाल कर रहा होता है। वो नोटबुक में नाम लिखने वाला होता है। लड़की उसे रोकने के लिए दौड़ती है, लेकिन म्यूरा कहता है कि उसे मत रोको। वो कहता है कि पहले तुम्हारा नाम लिखूंगा और उसके बाद अपना नाम लिखकर खुद भी मर जाऊंगा। तभी लड़की उसे रोक देती है। वो बताती है कि इस सब की शुरुआत उसी से हुई थी। म्यूरा कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। वो पहले ही कई लोगों के नाम डेथ नोट में लिख चुका है। वो लड़की से अपना नाम लिखने के लिए कहता है, लेकिन तभी लड़की को एक तरीका याद आता है। वो इरेजर निकालती है। वो बताती है कि अगर डेथ नोट में लिखे नाम मिटा दिए जाए तो वो लोग फिर से जिंदा हो सकते हैं। अब लड़की का पूरा फोकस उन लोगों को बचाने पर है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो समय रहते सारे नाम मिटा पाएगी। आगे की स्टोरी, अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि दूसरे डेथ नोट का इस्तेमाल म्यूरा कर रहा है और लड़की उसे रोकने के साथ साथ पहले मारे गए लोगों को वापस लाने का रास्ता ढूंढ रही है। लड़की को एक अजीब नोटबुक मिल चुकी होती है। उसे लगता है कि इसे पुलिस को देना ही सही रहेगा, लेकिन उसके साथ मौजूद शिनिगामी उसे साफ दिखाई देता है। अब दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं क्योंकि उन्हें इस नोटबुक की सच्चाई बतानी होती है। पुलिस के सामने दोनों अपनी पूरी कहानी बताना शुरू करते हैं। वे कहते हैं कि नोटबुक में जिन लोगों के नाम लिखे गए थे उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन पुलिस को ये कहानी काफ़ी अनबिलीवेबल लगती है। इंस्पेक्टर भी समझ नहीं पाता कि आखिर ये दोनों कहना क्या चाहते हैं। अब लड़की पूरी सच्चाई बताने लगती है। वो कहती है कि नोटबुक में नाम सबसे पहले उसी ने लिखे थे। उसे लगा था कि ये सिर्फ एक गेम है, लेकिन जब जिन लोगों के नाम लिखे गए वो सच में मरने लगे तब उसे डर लग गया। इसके बाद उसने नोटबुक को मिटाने की कोशिश की। डरने के बाद लड़की डेथ नोट को क्लासरूम के ट्रैश कैन में फेंक देती है, लेकिन कुछ समय बाद म्यूरा को वही नोटबुक मिल जाती है। अब पुलिस को शक होता है कि म्यूरा ने भी नोटबुक का इस्तेमाल किया था और शायद इसी वजह से कुछ लोग वापस मरने लगे। अब एक और बड़ा खुलासा होता है। डिटेक्टिव बताता है कि उसने भी नोटबुक को लेकर एक्सपेरिमेंट किया था। वो जानना चाहता था कि इसकी पावर सच में काम करती है या नहीं। लड़की पुलिस से पूछती है कि अगर ये सब सच निकला तो क्या उन्हें माफ़ किया जाएगा। इंस्पेक्टर कहता है कि अगर नोटबुक सच में काम करती है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेगा। अब नोटबुक की पावर सबके सामने प्रूव करने का फैसला होता है। लड़की एक नाम नोटबुक में लिखती है, फिर डेथ का तरीका भी लिखती है। वो लिखती है कि उस इंसान को हार्ट अटैक होगा। कुछ ही देर में सामने बैठा आदमी गिर जाता है। अब सबको यकीन सामने पाता है हो जाता है कि नोटबुक असली है। जैसे ही नोटबुक का असर होता है सबके होश उड़ जाते हैं। ये कोई ट्रिक नहीं थी, वो आदमी सच में मर चुका था। तभी एक लड़का डेथ नोट के साथ मौजूद स्पेशल इरेजर की तरफ जाता है। उसे लगता है कि शायद इरेजर से लिखा हुआ नाम मिटाकर मौत को रोका जा सकता है। अब इंस्पेक्टर समझ जाता है कि ये नोटबुक कितनी डेंजरस चीज़ है। वो सबको कहता है कि इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है, क्योंकि अगर ये पावर गलत हाथों में चली गई तो बहुत लोगों की जान जा सकती है। आखिर में एक डेथ नोट डस्ट में बदल जाती है और उसका रहस्य वहीं खत्म होता हुआ लगता है। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद दोनों वापस जाते हैं। लड़का मानता है कि वो पहले डेथ नोट का इस्तेमाल करके उन्हें मारने वाला था, लेकिन अब उसे समझ आ चुका है कि ये पावर कितनी डेंजरस है। उसी समय उनके पीछे शिनिगामी दिखाई देता है। वो दोनों पावर का था उन्हें बात करके बाद उनकी पूरी कहानी देख रहा होता है और फिर उन्हें देखकर कहता है कि ये दोनों काफी स्मार्ट है। इसके बाद स्टोरी सीधे 7 ईयर्स लेटर चली जाती है। अब डेथ नोट की घटना को काफी साल बीत चुके हैं, लेकिन लोगों के बीच इसकी कहानी अभी भी फेमस है। लोग इसे एक रियल मिस्ट्री की तरह डिस्कस करते हैं। टीवी, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में भी डेथ नोट की बातें होने लगती हैं। मतलब नोटबुक की असली कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन उसकी लेजेंड अभी भी लोगों के बीच जिंदा है। 7 साल बाद भी डेथ नोट की कहानी लोगों के बीच खत्म नहीं हुई होती। एक लड़की मैगजीन में डेथ नोट से जुड़ा सर्वे पढ़ रही होती है। वो कहती है कि इस मैगजीन का सर्वे काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसके साथ मौजूद शिनिगामी कहता है कि लोग डेथ नोट के सच में एग्जिस्ट करने पर भरोसा ही नहीं करते। लड़की भी मानती है कि रूमर्स तो रूमर्स ही होते हैं। फिर मैगजीन में डेथ नोट को लेकर लोगों से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। क्या तुम डेथ नोट चाहते हो? अगर तुम्हारे पास डेथ नोट हो तो क्या तुम उसमें किसी का नाम लिखोगे? और अगर डेथ नोट सच में एग्जिस्ट करता हो तो क्या वो दुनिया को बदल देगा? लोगों के आंसर्स अलग अलग होते हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने साल बाद भी डेथ नोट का नाम लोगों के बीच अभी तक जिंदा है। और इसी के साथ इस कहानी का ये चैप्टर खत्म हो जाता है।